हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से परचम क्लासेस पे। आज की क्लास में हमको बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में जो 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक की जितनी भी फाइनेंस अफेयर्स की या बैंकिंग की न्यूज़ है उस सबको करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को कि सबसे पहली न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूज है आरबीआई अप्स मिनिमम अमाउंट फॉर ऑफरिंग नॉन कैलेबल टाइम डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट्स फ्रॉम 15 लाख टू रुपीज 1 करोड़। इस न्यूज को पहले हम साधारण भाषा में समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप ये समझिए क्या कहा जा रहा है कि नॉन कैलेबल जो फंड्स होते हैं, नॉन कैलेबल फंड्स क्या होते हैं। नॉन कैलेबल फंड्स क्या होते हैं पहले वो समझिए। नॉन कैलेबल का मतलब ये होता है कि आप मेच्योरिटी से पहले इनको निकलवा नहीं सकते। आपने अगर 5 साल की एफडी कराई है तो 5 साल के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। नॉन कैलेबल का मतलब होता है मेच्योरिटी से पहले आप नहीं निकलवा सकते। और टर्म डिपॉजिट क्या होता है? टर्म डिपॉजिट आप लोग जानते ही हो, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट मैंने आपको दो टर्म बताए हुए हैं। टर्म डिपॉजिट होता है जैसे आपकी फिक्स डिपॉजिट, जिसको एक समय सीमा में एक टाइम में बांध दिया जाता है कि इतने साल की एफडी। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जैसे आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट जैसे आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ठीक है, टर्म डिपॉजिट जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी जिसको कहते हो, जो एक टाइम के बाद आपको मिलेगा। और डिमांड डिपॉजिट करंट अकाउंट कभी भी पैसा निकालो, सेविंग अकाउंट कभी भी पैसा निकालो, है ना। तो दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, दो तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं। नॉन कैलेबल टर्म डिपॉजिट का एक सब सेक्शन है, सब टाइप है, जिसमें आप मेच्योरिटी से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। आप समझो, आप कह रहे हो कि मैडम टर्म डिपॉजिट होता ही ये है, मेच्योरिटी से पहले नहीं निकाल सकते। आप समझना, जो आप सिंपल एफडी करवाते हो, मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी करवाई, ठीक है, आपने 5 इयर्स की एफडी कराई। अब 5 इयर्स की एफडी से पहले ही आपको अगर पैसा चढ़ने लग गया, मतलब आपको अगर चाहिए 5 साल से पहले ही पैसा, तो आप उसको तुड़वा सकते हो अपनी एफडी को। आपको 6% जो ब्याज मिलना था, हो सकता है 6 ना मिले, 5 ही मिले, हो सकता है 4 ही मिले। मतलब जितना फायदा होना था आपको उतना नहीं मिल रहा है, कुछ पेनल्टी लग गई आप पर, लेकिन आपका पैसा निकाल के दे देंगे। दिस इज कैलेबल फंड। ठीक है, दिस इज कैलेबल एफडी। लेकिन नॉन कैलेबल एफडी क्या होती है? जहां पे आपको 5 साल की एफडी कराई है तो 5 साल एफडी के बाद ही आपको पैसा मिलेगा, मतलब आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। दिस इज नॉन कैलेबल। ठीक है, अब आरबीआई ने क्या कह दिया है कि 15 लाख, पहले क्या कह रखा था कि 15 लाख रुपए की जो एफडी है उसको आप समय से पहले भी तुड़वा सकते हो। लेकिन अब इसकी जो लिमिट है वो 1 करोड़ कर दी, कि आपको अगर जरूरत पड़े तो आप 1 करोड़ तक की अपनी नॉन कैलेबल एफडी जो थी आपकी, आप उस नॉन कैलेबल 1 करोड़ तक की एफडी को आप तुड़वा सकते हो समय से पहले ही। ये न्यूज में कहा गया है। ठीक है, उम्मीद करती हूं आपको ये समझ आ रहा है। नॉन कैलेबल क्यों लोग ऐसी एफडी कराएंगे? क्योंकि हर कोई इंसान इतना अनसर्टेन है, कौन इतना फंसाएगा अपना पैसा कि भाई 10 साल के बाद ही पैसा मिलेगा, 2 साल के बाद ही पैसा मिलेगा। अब लोगों को इस तरफ ले जाने के लिए, इस तरफ लुभाने के लिए बैंक जो है इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करते हैं कि हम आपको 7 नहीं, हम आपको 9% ब्याज देंगे, आप ये नॉन कैलेबल फंड कराओ। क्योंकि इससे क्या होता है, बैंक के पास पैसा बहुत सारे दिनों के लिए रहेगा। बहुत सारे दिनों के लिए बैंक के पास जब पैसा रहेगा तो बैंक इसको एक्स्ट्रा लोन देके बाकी जगह या और ज्यादा मैनेजमेंट करके इस फंड का बहुत सारा प्रॉफिट बैक एंड में कमा सकता है। ठीक है, तो ये सारी बात है। यहाँ पे हम एक बार कुछ बातें पढ़ लेते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि 26 अक्टूबर 2023 को आरबीआई ने ये कहा कि जो नॉन कैलेबल टर्म डिपॉजिट्स है उसको मैं 15 लाख से 1 करोड़ कर रहा हूं। मतलब कि ये जो है प्री मेच्योर अपनी विड्रॉ कर सकते हैं, अपने मनी को विड्रॉ कर सकते हैं प्री मेच्योर अप टू 1 करोड़ की एफडी। ठीक है, ये कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कह दिया है, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक दोनों के लिए ये लागू कर दिया है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड हैं, जितने भी भारत देश के टर्म डिपॉजिट करवाने वाले लोग हैं, वो 1 करोड़ तक की एफडी को प्री मेच्योर विड्रॉ करवा सकते हैं। ये फैसिलिटी उनको मिल रही है। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट पर भी लागू होगी। जो एनआरआई लोगों का खाता होता है भारत के अंदर रूपी की फॉर्म में, वहां पे भी लागू होगा। और जो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी डिपॉजिट होते हैं, ये मैंने आपको जब इंटरनेशनल ट्रेड करवाया था, मेरी प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा। आप परचम क्लासेस पे ही जब प्लेलिस्ट देखोगे वहां पे आपको ये मिल जाएगा, नॉन रेजिडेंट
एक्सटर्नल रूपी अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट, ये कौन कौन से अकाउंट होते हैं उस प्लेलिस्ट में जाके इसकी डिटेल समझ लीजिए। इन दोनों अकाउंट्स के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये बताया जा रहा है। इसके बाद नॉन कैलेबल क्या होते हैं ये मैंने बता दिया, जो जिनको परमिशन नहीं होती प्री मेच्योर विड्रॉल की, लेकिन अब आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए तक की एफडी के लिए प्री मेच्योर विड्रॉ करने का परमिशन जो है वो दे दिया है। बैंक इस तरीके के फंड्स के ऊपर हाई रेट, अपना ब्याज का हाई रेट ऑफर करता है ताकि लोग इसको करवाएं ज्यादा से ज्यादा। की पॉइंट्स की बात करें तो आपका जो अकाउंट है वो सिंगल और जॉइंट किसी भी तरीके का हो सकता है। सिंगल और जॉइंट किसी भी तरीके के अकाउंट को आप खुलवा के और बीच में प्री मेच्योर तुड़वा सकते हो उस एफडी को। बैंक ने कैन सेट डिपॉजिट मेच्योरिटी, बैंक जो है वो एनआरई लोगों के लिए ये कह सकता है कि कम से कम 1 साल के बाद ही पैसा मिलेगा। भाई मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी कराई थी और आप अगर आपका अगर एनआरई खाता है यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी खाता है और आप कहो 2 महीने के बाद ही पैसा दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब कि आपको क्या करना होगा, कम से कम 1 साल अपना रुपया जो है उस अकाउंट में रखना पड़ेगा। किसके लिए है ये? एनआरई लोगों के लिए है। जो डोमेस्टिक लोग हैं, जो भारत के ही लोग हैं, उनके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रेजिडेंट इंडियंस के लिए ऐसा 1 साल की कोई लिमिट नहीं है। एनआरओ खाते के लिए कहा है कि कम से कम 7 दिन तो आपको अपना फंड रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट अलग अलग तरीके के खाते पे मिलते हैं। तो ये पूरी न्यूज थी। आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहती हूँ। एसएससी जनरल अवेयरनेस की जो हमारा टारगेट है 2024 को लेके, उसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारी ऐप पे जाके आप एनरोल कर सकते हो इस कोर्स के अंदर। इसमें आपको कंप्लीट हमारा जीए सेक्शन मिलेगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके सब कुछ इंक्लूडेड मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको? रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलेगी, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन भी इसी के साथ है, और 10 मॉक पेपर्स मिलेंगे आपको इसके साथ प्रैक्टिस के लिए, जिसको हमने खुद हमारी फैकल्टीज ने ही एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको बताना चाहते हैं। ऐप पे जाके बाकी डिटेल्स आप पता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर चीज का लिंक मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज क्या है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है ताकि बैंक अश्योरेंस नॉर्म्स को रिव्यू कर सके। अब ये नया टर्म आपको सुनाई दे रहा है, बैंक अश्योरेंस। ये बैंक अश्योरेंस क्या है ये मैंने आपको एक बार पहले बताया था, अगर आपको याद हो तो। न्यूज में ही आया था, बार बार ये शब्द आ रहा है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो भी बना दूंगी। बैंक अश्योरेंस क्या होता है इसको समझो। कभी कभी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी आपस में कोलैबोरेशन कर लेती है। बैंक को ऐसा लगता है कि अगर इंश्योरेंस वाले कस्टमर भी हमारे यहाँ आ जाए तो अच्छा होगा, और इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा लगता है कि अगर बैंक के कस्टमर हमारे यहाँ इंश्योरेंस ले ले तो अच्छा होगा। तो दोनों जो है कोलैबोरेशन कर लेते हैं और ये कहते हैं कि जो भी बैंक के कस्टमर हैं उनको साथ में, आप हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट करवाओगे तो आपको इतना इंश्योरेंस मिलेगा, आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। इंश्योरेंस वालों को कहा जाता है आप हमारे यहाँ इंश्योरेंस कराओगे तो आपको इस बैंक में ये फैसिलिटी मिलेगी। तो ये क्या करते हैं, इसको कहते हैं बैंक अश्योरेंस। अब हो क्या रहा था, बहुत मिसलीडिंग तरीके से और बहुत फ्रॉड तरीके से ये किया जा रहा था, ये काम किया जा रहा था। तो अब क्या किया, IRDAI ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसको ये कहा है, उस टास्क फोर्स का काम क्या है, सारे नॉर्म्स को चेक करना, कैसे काम हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, और अगर कहीं कमी दिख रही है तो नए नॉर्म्स नए रेगुलेशंस को बनाना। इसको कहते हैं बैंक का अश्योरेंस, यानी कि जब बैंक और इंश्योरेंस कंपनी कोलैबोरेशन करती है। ठीक है, तो ये न्यूज थी, एक बार हम अपनी स्लाइड्स में देख लेते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक टास्क फोर्स बनाया है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मीना कुमारी। अब सवाल बनते हैं, मीना कुमारी पैनल ये किसके लिए है? तो आपको याद रखना है ये बैंक का अश्योरेंस के लिए है। ठीक है, मीना कुमारी की चेयरमैनशिप में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ऑफ IRDAI। ठीक है, टास्क फोर्स जो है किस चीज के लिए रिस्पॉन्स करेगा? मिस सेलिंग या फोर्स्ड सेलिंग जो हो रही है, मैंने खाता खुलवाना है, मुझे इंश्योरेंस नहीं लेना, मुझे जबरदस्ती इंश्योरेंस में ढकेला जा रहा है, आप इंश्योरेंस ले लीजिए, मतलब मिस सेलिंग की जा रही है, फोर्स्ड सेलिंग की जा रही है कि जबरदस्ती मुझे चेपा जा रहा है वो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट, मैं चाहती भी नहीं हूं। ठीक है, ये टास्क फोर्स सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को चेक करेगा, रिव्यू करेगा और वेज को सजेस्ट करेगा, मींस को सजेस्ट करेगा कि आप अपनी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि टास्क फोर्स ये भी देखेगा कि बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या हो सकते हैं और कौन कौन से सुटेबल चेंजेस हो सकते हैं, उसको सजेस्ट करेगा। टास्क फोर्स अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो 31 दिसंबर 2023 से पहले सबमिट करवा देगा। इसके बैकग्राउंड की अगर बात करें
तो कहता है भारत के अंदर बैंक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन केवल 5.93% ही नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। इतने प्रतिशत इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम्स बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, मतलब बैंक्स तो हैं लेकिन इंश्योरेंस में कमी आ रही है, बीमा में कमी आ रही है। और जबकि मकसद क्या है? मकसद है कि हमको लगभग पूरे भारत का 2047 तक, 2047 तक लगभग पूरे भारत को इंश्योर कर देना है। इंश्योरेंस इतना जरूरी है। ठीक है, इंश्योरेंस 2047 तक हर इंसान का कर देना है। कॉम्पोजिशन किसका है? इस टास्क फोर्स में मेंबर कौन कौन है? एक तो येगना प्रिया भारत जो चीफ मैनेजर है हेल्थ IRDAI की, सूर्य कुमार चीफ जनरल मैनेजर सुपरविजन है जो IRDAI के सुपरवाइजर हैं, जे अनीता जो इंटरमीडियरी IRDAI को संभालती है, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत के अंदर इंश्योरेंस को संभालती है, इंश्योरेंस की दुनिया को संभालती है। उसमें अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। ये हेल्थ इंश्योरेंस को देखते हैं, ये लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस के जनरल मैनेजर हैं येजना प्रिया भारत। फिर ये सुपरविजन का काम करते हैं सूर्य कुमार। इंटरमीडियरी ब्रांच की जो मैनेजर हैं जे अनीता। DS मूर्ति जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस करती हैं, IRDAI की ब्रांच की जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस ब्रांच की हेड है डॉक्टर DS मूर्ति, ये भी इस टास्क फोर्स के मेंबर है। ठीक है, और कौन इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव है? SBI, HDFC, PNB, न्यू इंडिया इंश्योरेंस अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये सब आप देख रहे हो, चोलामंडलम, टाटा, AIA, ये सब इसके मेंबर हैं। ठीक है, तो ये सब मिलकर इस टास्क फोर्स का गठन करेंगे और वेज सजेस्ट करेंगे हमको कि कैसे और बेटर हो सकता है। उसके बाद IRDAI की बात करें तो चेयरपर्सन है देबाशीष पांडा। हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना, 1999 में स्टैब्लिश हुआ, 2000 में इनकॉर्पोरेट हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज क्या है? 5th बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड जो है वो बांटे गए हैं। RBI ने चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड प्राप्त किया है और अमूल ने आइकॉनिक चेंज मेकर, 6 कैटेगरी थी टोटल, आइकॉनिक चेंज मेकर का अवार्ड मिला है अमूल को और चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है RBI को। अब बाकी कैटेगरीज के बारे में भी पढ़ लेंगे। यूनियन मिनिस्टर राजकुमार सिंह जो मिनिस्टर है पावर के, मतलब शक्ति मंत्रालय के जो हेड है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, इन्होंने विनर घोषित किए हैं बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड। न्यू दिल्ली के अंदर ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी। RBI को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है। अमूल जो गुजरात में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF की एक ब्रांड है अमूल, एड भी देखी होगी ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो उस अमूल को चेंज आइकॉनिक चेंज मेकर का अवार्ड मिला है। ठीक है, RBI की तरफ से शक्तिकांत दास को ये अवार्ड मिला है जो RBI गवर्नर है, और अमूल की तरफ से जयन मेहता जो इस GCMMF के चेयरपर्सन है, उनको ये अवार्ड मिला है। अगर हम बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड की बात करें तो ये किसको मिलता है? ये उनको मिलता है जो सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाने में काफी मददगार साबित हुए हैं। तो ये जो पॉजिटिव चेंज लाते हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, और 2018 से ये अवार्ड दिया जा रहा है, तो 5वीं बार 2023 में ये अवार्ड दिया जा रहा है। इसमें ज्यूरी मेंबर थे, जिसमें ज्यूरी दैट वाज चेयर्ड बाय M दामोदरन जो सेबी के फॉर्मर चेयरमैन है, ये ज्यूरिस्ट में थे। फिर अवार्ड जो है 6 कैटेगरी में दिया जाता है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर जो RBI को मिला, आइकॉनिक चेंज मेकर जो अमूल को मिला, यंग चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, 6 कैटेगरी में मिलता है। बाकी कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है वो भी देख लेते हैं। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। यंग चेंज मेकर ये श्रीनिधि RS इसको मिला है। ये क्या है? ये एक एजुकेशनल ऐप है, 1st से 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये कोचिंग्स देते हैं, कुछ गेम के माध्यम से, कुछ गेमिफाइड वर्जन में पढ़ाई करवाते हैं। चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये स्टेला एप्स टेक्नोलॉजी को मिला है। चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो 2014 में मोदी जी ने चलाई थी उसको मिला है। चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ये 2 को मिला है, हर की और एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, इन 2 को मिला। अब ये क्या है ये समझ लेते हैं। श्रीनिधि RS जो है वो क्रिएटर है चेरी लर्न की
क्रिएटर हैं। चेरी लर्न क्या है? ये एक एजुकेशन ऐप है जो गेमिफाइड लेसन्स रीजनल लैंग्वेज में फर्स्ट से लेके फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को करवाती है। स्टीला एप्स टेक्नोलॉजी क्या है? ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टार्टअप है इंडिया के अंदर जो सप्लाई चेन को, डेयरी की सप्लाई चेन को, दूध और दूध से बनी चीजों की सप्लाई चेन को डिजिटलाइज करने की कोशिश करता है। हर की जो है, जिसको फॉर्मल पहले जॉब्स फॉर हर कहते थे, इसको नेहा बगारिया ने स्थापना की है इसकी। ये क्या करना चाहता है? जो इंडिया के अंदर फीमेल ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मतलब जो महिलाएं पढ़ लिख के विदेशों में नौकरी लग रही हैं, उनको वापस लाने का काम करती हैं। एजुकेट गर्ल जो है एक एनजीओ है जो गर्ल्स में एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना एक फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है, ये आपको पता ही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने चलाई है। तो 6 कैटेगरी के अंदर इन सब लोगों को अवार्ड मिला है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? आईसीआईसीआई बैंक ने अपना ट्रांजैक्शन मर्चेंट क्यूआर कोड के साथ डिजिटल रूपी ऐप पे अलाउ कर दिया है। क्या मतलब? एक तो देखो तरीका क्या होता है, आपको कुछ मर्चेंट्स को ही रजिस्टर करवाना पड़ेगा, कुछ मर्चेंट्स को ऑन बोर्ड दिखाना पड़ता है, मर्चेंट्स को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि कोई कस्टमर अगर आपके बैंक से आए और क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहे तो आप प्लीज उसको अलाउ कर देना। मर्चेंट को, अपनी व्यापारी को अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने एक ऐप बनाया है डिजिटल रूपी ऐप करके। इस ऐप पे अब अलग अलग मर्चेंट्स को आके रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बैंक को कोई नीड नहीं है मर्चेंट को ऑन बोर्ड दिखाए। अब सीधा सा क्या होगा, इसने एक ऐसी ऐप बना दी है डिजिटल रूपी ऐप, जिसपे कोई भी मर्चेंट जो है क्यूआर कोड देगा कस्टमर को, कस्टमर क्यूआर कोड से स्कैन करेगा और आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जो भी डिजिटल रूपी अकाउंट है आपका, वहां से ट्रांजेक्शन्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये न्यूज थी जो मैंने आपको बताई। यानी आईसीआईसीआई बैंक ने कस्टमर को ये कह दिया है, कस्टमर के लिए ये इनेबल कर दिया है कि आप किसी भी मर्चेंट को क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल रूपी बाय आईसीआईसीआई बैंक, ये ऐप है डिजिटल रूपी बाय आईसीआईसीआई बैंक, इस ऐप का यूज करके किसी को भी डिजिटल रूपी दे सकते हो। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक जो है अचीव्ड दिस बाय मेकिंग इट्स डिजिटल रूपी ऐप। कैसे मिला उनको ये डिजिटल रूपी ऐप बनाने के बाद, जो यूपीआई बेस्ड है? इससे बेनिफिट्स क्या होंगे? आपको अलग अलग मर्चेंट्स को ऑन बोर्ड प्रोसीजर नहीं अपनाना पड़ेगा, अलग अलग मर्चेंट की रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मर्चेंट जो है वो डिजिटल रूपी पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर सकेगा क्यूआर कोड का यूज करके, वही क्यूआर कोड जो अभी तक उनकी दुकानों पे रखा था, नया क्यूआर कोड नहीं लेना। फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस बढ़ेगी। ये जो नए फीचर हैं ये डिजिटल रूपी के यूसेज को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, डिजिटल रूपी क्या है ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। ये दिसंबर 2022 में लॉन्च हुआ है, जिसमें डायरेक्ट सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई जो है वो आपकी ऑनलाइन पेमेंट से पैसे को डिडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले समझाया है, ये लीगल टेंडर है। इंडियन रूपी में ही, सॉवरन करेंसी के अंदर, भारत की करेंसी के अंदर ही ये ऑनलाइन पेमेंट्स होंगी। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 को पायलट प्रोजेक्ट में, मतलब कि बहुत छोटे से लेवल पे इसको शुरू किया है। अब ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट नहीं बना है, पूरे भारत में नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक एक उन बैंकों में से एक है जिसको फेज 1 में आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का मौका दे दिया है। आरबीआई ने अभी इस प्रोजेक्ट को पायलट बेसिस पे अपनाया, मतलब हर बैंक के पास डिजिटल रूपी नहीं है। आईसीआईसीआई को डिजिटल रूपी यूज करने के लिए कह दिया है, एक्सेप्ट करने के लिए कह दिया है। बाकी कौन से बैंक हैं? एसबीआई, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इन बैंक्स को भी आरबीआई ने मौका दिया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने का। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की बात करें तो इसके एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, 1994 में बना है। हम है ना ख्याल आपका, यानी कि टैगलाइन है इसकी, हम है ना, हमें है ना ख्याल आपका। ठीक है, अगली न्यूज है, रशिया मेक्स इट इजियर फॉर इंडियंस टू ओपन एंड यूज बैंक अकाउंट। रशिया ने भारत के लोगों के लिए बैंक अकाउंट ओपन करने और यूज करने बहुत आसान कर दिए। कैसे? रशियन गवर्नमेंट ने पूरी प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया इंडियन नेशनल्स के लिए कि आप अपने बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो और ऑपरेट कर सकते हो रशिया के किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। रशिया में पहुंचने पर इंडियन नेशनल अपना बैंक अकाउंट ओपन करेगा, उसको एक बैंक कार्ड मिलेगा उसी वक्त तुरंत प्रभाव से, और फिर वो अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसी तरीके से कर सकेगा जैसे रशिया के अंदर कोई रशियन करता है। ठीक है, ये बेनिफिट जो है 15,000 इंडियन स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई में बहुत मदद करेगा और टूरिस्ट को, इंडियन टूरिस्ट को भी बहुत बेनिफिट करेगा। टू गेट द गाइडेंस इंडियंस कैन अप्रोच एन इंडियन बैंक। इस गाइडेंस के लिए कैसे यूज करना है, कैसे क्या होगा,
भारतीय व्यक्ति रशिया में जाके किसी भी इंडियन बैंक पे अप्रोच कर सकता है, ठीक है, जिसका भी बैंक ऑफ रशिया के साथ एग्रीमेंट हो रखा है, ठीक है। मतलब इंडियन बैंक में इंडियंस कैन अप्रोच एन इंडियन बैंक दैट हैज अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन, बैंक ऑफ रशिया। क्या मतलब, आपको कैसे काम करना है, कैसे इसे यूज करना है, आप किसी भी इंडियन बैंक में जाओगे, उस इंडियन बैंक में जिसका पार्टनरशिप है रशियन बैंक के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया के साथ एग्रीमेंट साइन है, ठीक है। प्रीवियसली रशिया ने इलेक्ट्रॉनिक वीजाज भी, ई वीजा भी इंडियन पासपोर्ट के लिए लॉन्च कर दिए थे 1 अगस्त 2023 से। मतलब भारत और रशिया की जो ये सॉफ्ट रिलेशंस हैं, ये बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, बीपीसीएल और गेल ने 63,000 करोड़ का जो पैक्ट है वो साइन कर दिया है। किस चीज के लिए लगाएंगे ये 63,000 करोड़ रुपीस? प्रोपेन और ब्यूटेन को सप्लाई करने में। क्या है ये? प्रोपेन को, इंडिया का जो पहला पीडीएच प्लांट है, ये पीडीएच प्लांट क्या है अभी बताऊंगी। कहाँ खुला है? महाराष्ट्र में। यहाँ पे प्रोपेन सप्लाई करनी है। क्या सप्लाई करनी है? प्रोपेन। तो इन दोनों ने आपस में एक कोलैबोरेशन कर लिया है कि हम इतना किलो टन प्रोपेन हर साल आपको सप्लाई करेंगे। क्या है पूरी बात समझते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल और गेल, ये जो है नेचुरल गैस कंपनी है, दोनों ही इंडिया की लीडिंग नेचुरल गैस कंपनी है, और 15 साल का एग्रीमेंट दोनों ने साइन कर लिया है, जिसका कॉस्ट 63,000 करोड़ होगा। क्या कहा है? टू सप्लाई प्रोपेन टू गेल्स प्रोपेन डिहाइड्रोजनेशन एंड प्रोपाइलिन। ये देखो पीडीएच का मतलब क्या है? प्रोपेन डिहाइड्रोजनेशन एंड प्रोपाइलिन, ठीक है। प्लांट प्रोजेक्ट इन उसार, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के उसार में ये पीडीएचपीपी, पीडीएचपीपी का पूरा नाम क्या है? प्रोपेन डिहाइड्रोजनेशन एंड पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है, प्लांट प्रोजेक्ट ये ओपन हुआ है, और गेल को प्रोपेन सप्लाई की जाएगी, ठीक है। गेल्स अपकमिंग जो ये प्लांट है, ये इंडिया का पहला पीडीएच प्लांट होगा, जिसको 2025 से काम में लाया जाएगा। बीपीसीएल और गेल दोनों ही महाराष्ट्र की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है। गेल जो है, पहले उसको गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते थे, ठीक है। की सिग्नेटरी इसमें कौन है? जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बीपीसीएल के, कमलेश शर्मा, ठीक है। और कौन है? सुखमल जैन जो डायरेक्टर है बीपीसीएल के, और संजय कुमार जो डायरेक्टर है गेल के, मार्केटिंग डायरेक्टर है गेल के। इन सबके बीच में ये सिग्नेचर हुए हैं। कैपेसिटी क्या है, किसके पास कितना सामान है और किसके पास कितनी स्टोरेज की कैपेसिटी है वो देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ बीपीसीएल एंड गेल। अंडर द एग्रीमेंट बीपीसीएल क्या करेगा? गेल को 600 किलो टन पर एनम, एक साल में 600 किलो टन प्रोपेन का प्रोवाइड कराएगा। कौन? बीपीसीएल कराएगा। किसको? गेल को, ठीक है। ये एक क्रिटिकल पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक है, प्रोपेन बहुत आसानी से नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन ये फैसिलिटी करवाएंगे, ठीक। उसके बाद गेल्स उसार प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ कैपेसिटी ऑफ 500 KTPA, लेकिन गेल्स के पास कैपेसिटी कितनी है? वो 600 किलो टन देंगे, इनके पास कैपेसिटी है 500 किलो टन पर एनम की, विद प्रोपाइलिन प्रोडक्शन सीमलेसली इंटीग्रेटेड इनटू अ पीपी प्लांट ऑफ इक्वल कैपेसिटी। मतलब सीधी सी बात ये है, 600 किलो टन जो प्रोपेन है बीपीसीएल प्रोवाइड कराएगा, किसको? गेल को, ठीक है। ज्यादा हमको गहराई में नहीं जाना है कि कौन किसको कितना दे रहा है। इसमें अगर नोट की बात करें तो डिमांड फॉर प्रोपाइलिन इज प्रोजेक्टेड टू रीच, मतलब कि 2025 तक 6.3 मिलियन टन डिमांड हो जाएगी प्रोपाइलिन की, ठीक है, जो अभी केवल 4.9 मिलियन टन 2020 में थी। 2023 की शुरुआत में गेल जो है कुछ और पेट्रोकेमिकल कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेशन कर रहा है अपने सारे टारगेट्स को पूरा करने के लिए। तो अभी ये बहुत बड़ा पैक्ट साइन हुआ है, जिसके बारे में हमने बात की। बीपीसीएल के सीएमडी हैं जी कृष्ण कुमार, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, 3 नवंबर 1952 को ये स्टैब्लिश हुआ। गेल की बात करें तो सीएमडी है संदीप कुमार गुप्ता, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इनकॉर्पोरेटेड इन 1984, ठीक है। हेडक्वार्टर्स पे ध्यान रखना। नेक्स्ट न्यूज है, रिलायंस रिटेल एंड एसबीआई कार्ड ने कोलैबोरेशन किया है रिलायंस एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए। क्या है ये? एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड, यानी कि एसबीआई कार्ड, जो एसबीआई की बहुत सारी ब्रांचेस है फाइनेंस के लिए, तो एसबीआई की एक ब्रांच है एसबीआई कार्ड करके, ठीक है। उसने रिलायंस रिटेल लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है। किस चीज के लिए? क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, ताकि वर्ल्ड क्लास
एक्सपीरियंस जो है कस्टमर को मिल सके, ठीक है, वर्ल्ड क्लास कस्टमर का एक्सपीरियंस मिल सके। द कार्ड कम्स इन 2 वेरिएंट्स, 2 वेरिएंट में आएगा। एक का नाम है रिलायंस एसबीआई कार्ड और एक का नाम है रिलायंस एसबीआई कार्ड प्राइम, ठीक है, दो है, एक प्राइम है, एक कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ। रिलायंस एसबीआई कार्ड और रिलायंस एसबीआई कार्ड प्राइम, दो कैटेगरी में मिलेगा। जो रिलायंस एसबीआई कार्ड है, इसको रिसाइकल्ड प्लास्टिक का यूज करके, नए प्लास्टिक का यूज नहीं किया, रिसाइकल्ड प्लास्टिक का यूज करके इसको बनाया है। और इट इज पावर्ड बाय रुपे कॉन्टेक्ट लेस टेक्नोलॉजी, यानी कि जैसे रुपे कार्ड है, कॉन्टेक्ट लेस है, आपको टैप नहीं करना है, ठीक है, कॉन्टेक्ट लेस है, वाईफाई से ये पेमेंट्स हो जाएंगी। इसके सिक्योरिटी फीचर की बात करें तो इसमें केवल एक ही बार ट्रांजैक्शन होगा, चाहे आप कितनी भी बार ऐसे टैप कर ले, कितनी भी बार एक आपका जो कार्ड है वो भिड़ जाए उस मशीन के, लेकिन आपका एक ही, ओनली वन ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। इवन इफ द कार्ड इज वेव्ड मल्टीपल टाइम, आपने कार्ड को मल्टीपल टाइम वेव कर दिया, फिर भी ट्रांजेक्शन एक ही बार होगी, इतना सिक्योर है ये। रिलायंस एसबीआई कार्ड की अगर बात करें तो 1 साल की फीस है इसको मेंटेन करने की, 499 रुपए। और फिर अगर आपको ये कार्ड रिन्यू कराना है तो सेकेंड ईयर के लिए फिर आपको 499 रुपीज देने पड़ेंगे। ये कार्ड पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाएगा। कार्ड के बेनिफिट्स क्या है, आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं, देखो जैसे कि हर 100 रुपए की ट्रांजेक्शन पे आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, फिर इतने पॉइंट होने पे आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आपको एयरपोर्ट्स पे लाउंज एरिया की फैसिलिटी दे दी जाती है, 2-3 डिनर्स आपको फ्री करवा दिए जाते हैं, तो इस तरीके की फैसिलिटी दी जाती है, कभी भी इस फैसिलिटी पे सवाल नहीं बनता है, ठीक है। एसबीआई कार्ड प्राइम की बात करें, इसमें कुछ और ज्यादा फैसिलिटीज है। 3,000 रुपए में आपका ये कार्ड बनेगा और फिर रिन्यू कराना है तो फिर से आपको 3,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये कार्ड भी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होगा, ठीक है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होगा, ठीक, किसी भी आउटलेट पे आप पेमेंट्स कर सकते हो, दैट एक्सेप्ट्स वीजा कार्ड, जहां पे भी, जहां जहां भी वीजा कार्ड एक्सेप्ट होता है वहां सब जगह ये प्राइम कार्ड जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे भी कुछ फैसिलिटीज हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंजेस की विजिट्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है, तो इस तरीके की ये सारी फैसिलिटी पे कभी सवाल नहीं बनता है। अगला सवाल है, एचएसबीसी पहला फॉरेन बैंक बन गया जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इंडिया में लॉन्च की है। अभी तुमने पिछले हफ्ते एक न्यूज पढ़ाई थी मैंने तुमको कि एचडीएफसी ने एनईएसएल के साथ कोलैबोरेशन किया है और भारत का पहला बैंक बन गया है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने वाला। एचडीएफसी इंडियन बैंक था, एचएसबीसी अब ये एक फॉरेन बैंक है जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी कर रहा है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ, एनईएसएल के साथ। हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी बताया था ना। बैंक गारंटी क्या होता है, मान लीजिए मैं किसी से लोन लेने गई, वो व्यक्ति मुझे नहीं जानता और वो व्यक्ति कहता है कि तुम अपने बैंक से कहलवा दो कि तुम पैसा नहीं दोगी तो वो देगा। तो वो बैंक वाला अगर मेरे बिहाफ पे ये प्रॉमिस कर रहा है कि अगर मैं पैसा नहीं दूंगी तो बैंक दे देगा, ये जो कागज बनता है, दिस इज बैंक गारंटी, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि आपको कोई फिजिकल पेपर नहीं लेना है, इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको बना रहे हो, इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली बैंक गारंटी कहते हैं। एचडीएफसी पहला बैंक है जिसने ये स्टार्ट किया है। अभी एचडीएफसी के अलावा पहला फॉरेन बैंक एचएसबीसी है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये इंडिया का पहला फर्स्ट फॉरेन बैंक बन जाएगा। फॉरेन बैंक क्या होते हैं, जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन में है लेकिन ब्रांचेस इंडिया में है, ठीक है। ईबीजी क्या है, ये एक डिजिटल इक्विवेलेंट है ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड बैंक गारंटी का, कहता है जो पुराना पेपर बेस्ड बैंक गारंटी चलता है ना, उसी का ही एक डिजिटल इक्विवेलेंट है, उसी को ही डिजिटलाइज कर दिया है। ये बेनिफिशियरी को ये गारंटी देता है, बैंक उस बेनिफिशियरी के बिहाफ पर ये कह देता है, प्रॉमिस कर देता है कि ये पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा। बेनिफिट्स क्या है, इससे ट्रांजैक्शन साइकिल टाइम कम हो गया है ना, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है। पेपर बेस्ड जो है थोड़ा खर्चा लगता, कागज बनाने में, प्रिंट करने में टाइम लगता, अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है, ज्यादा सिक्योर हो गया है, कटने फटने की कोई दिक्कत नहीं, और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो गई है क्योंकि सारा काम डिजिटल हो गया है, ठीक है। अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो एचडीएफसी वो पहला बैंक था, मैंने अभी अभी आपको बताया था, एनईएसएल के साथ कोलैबोरेशन करने वाला। एचएसबीसी जो है वो सीईओ है उसके हितेंद्र दवे, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, 1853 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। इसके बाद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड की बात करते हैं। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, आई एंड बी कोड 2016,
इसके अंदर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी चुने जाते हैं, IU कहते हैं जिसको। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होता है? ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऐसी कंपनीज होती हैं जिन भी लोगों ने जहां जहां से लोन लिया हुआ है उसका सारा डाटा मेंटेन करते हैं। कोई भी कंपनी जो सारा डाटा मेंटेन करने का काम करता है उसको हम IU यानी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी कहते हैं। तो ये भारत की पहली इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोसीजर है कि जिससे हम एनपीए का पैसा वापस ला सकते हैं। तो एनपीए का पैसा आप तब वापस लाओगे जब पता होगा कि किसने कहां से कितने लोन ले रखे हैं। तो NESL को ये काम दिया गया भारत में सबसे पहले कि आप हमारे लिए इंफॉर्मेशन यूटिलिटी हो। आप पूरे भारत के क्रेडिटर्स का ये डाटा रखोगे कि किसने कहां से कितना लोन लिया हुआ है। तो NESL भारत का पहला इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है जो रजिस्टर्ड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ। इसके MD और CEO हैं देबज्योति रे चौधरी और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसको 2016 में बनाया गया था जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को बनाया गया था। ठीक है, उम्मीद करती हूं आपको न्यूज ये समझ आ गई है। नेक्स्ट जो है, इंडिया फर्स्ट लाइफ गेट्स गिफ्ट सिटी IFSC रजिस्ट्रेशन। इंडिया फर्स्ट लाइफ जो एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये पहली कंपनी बन गई गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर रजिस्टर होने वाली। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अपना इन्वेस्ट कर सकती है और अपने शेयर्स बेच सकती है। मतलब इसके यहाँ पे इन्वेस्टर अब ऑल ओवर वर्ल्ड से हो सकते हैं। इंडिया कोई लिमिट नहीं है इसके लिए। ठीक है, ये अपना ऑपरेशन बहुत जल्दी शुरू भी करने वाली है। इसके बाद अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो आउटसाइड इंडिया ये अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड कर सकता है। इससे इसका मार्केट प्रेजेंस और कैपिटलाइजेशन पूरा बढ़ जाएगा, कस्टमर का आउटरीच बढ़ जाएगा। नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी इसके अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं। इसके अंदर 3-वे वेंचर फर्म है, मतलब 3 लोगों ने पैसा लगा रखा है इस कंपनी में, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 65% शेयर है इसके इस कंपनी के अंदर। यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 9% शेयर है और कैरमल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो एक प्राइवेट कंपनी है, इसके 26% शेयर इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के अंदर है। गिफ्ट सिटी की बात करें तो ये गुजरात गांधीनगर के अंदर है और ये भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। मतलब इट्स अ प्लेस, ये एक प्लेस है, ठीक है, जिसको गिफ्ट सिटी नाम दिया गया है। ठीक, इसके यहाँ क्या होगा, आउट ऑफ इंडिया आप अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज की रीच बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, ये 2015 अप्रैल में बना था गिफ्ट सिटी, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग। ये जॉइंट वेंचर है IL&FS का, बहुत न्यूज में रहा था, इसको बहुत ज्यादा घाटा लग गया था, और गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल हब है जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आप अपनी बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट और एसेट मैनेजमेंट की सर्विसेज को पूरे वर्ल्ड में कर सकते हो जैसे आप इंडिया में करते हो। इसको IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये न्यूज थी आपकी। अगर हम इंडिया फर्स्ट लाइफ की बात करें तो इसके CEO हैं RM विशाखा। 2009 नवंबर में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की न्यूज जो है वो समझ आ गई है। आज की ये काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आपको बताना है कि चेंज मेकर, आइकॉनिक चेंज मेकर का अवार्ड किसको मिला है। आइकॉनिक चेंज मेकर का अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, ये अवार्ड किसको मिला है? तो उम्मीद करती हूँ आप कमेंट सेक्शन में ये बिल्कुल सही आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।